स्टेट का कोई सवाल, तीन सबरवाल। Your search ends here. जी यासिन रेडियो वाई सॉल्यूशन पोल्स आइटम चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। स्टूडेंट नंबर जो है वो आप नोट कर लीजिए 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल 9052269109। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करने के लिए 416 475 5000 4164755000। इस सेगमेंट के एंड हमारे मेन स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं बिल्कुल रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी जुड़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से नंबर जो है नोट कर लीजिए बिल्कुल दैट इज स्टूडियो नंबर 9052269109 905-226-9109 दैट इज 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। पीके जी अ वेरी वार्म वेलकम टू वाई मीडिया, कैसे हैं आप? Thank you very much, Sarah, and very good afternoon to all our listeners. जी Sarah. बिल्कुल पीके जी एंड क्या आप विंटर्स के लिए एक्साइटेड है पीके जी जो कि आ रही है अभी से ही पता लग रहा है। I am going to Iceland. ओह वाओ। मैं विंटर के पीछे विंटर इससे पहले कि विंटर आए मैं विंटर के पास जा रहा हूँ। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है ना? हाँ, कौन विंटर की वेट करता रहे, खुद ही पहुंचो विंटर के पास। ठीक है ना? है ना? तो बस हाँ, आई एम गोइंग देयर। तो देखो वहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न लाइट्स का प्रोग्राम था बनने का, देखने का। जी जी जी, क्या बात है। बाकी आई लुक फॉरवर्ड ऑल द सीजन्स, चारों जो मौसम है वो मैं इनको एंजॉय करता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज गाइज। कोई नहीं तो कोई कहता अरे ठंड बड़ी होगी, कोई कहता अरे गर्मी बड़ी होगी, अरे बरसात बड़ी होगी, अरे पतझड़। हमें तो चारों ही बड़े अच्छे लगते हैं। जी ये सही बात कही आपने। देखिए क्योंकि वही होता है ना, जब लाइफ आपको लेमन देती है लेमनेड बनाइए, तो कोई भी वेदर आता है उसको एंजॉय करें यही बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या बात है, बिल्कुल। एंड हमारे लिस्टर्स को मैं एक दफा स्टूडियो नंबर जरूर बता दूं 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल 9052269109। पीके जी मार्केट की अपडेट से स्टार्ट करते हैं टॉक शो, प्लीज गो अहेड जी। जी मार्केट रुकी हुई है इस वक्त। 75 बेसिस पॉइंट कम होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर हलचल नहीं हुई है। रीसेल एक्टिविटी 3.3% के करीब बढ़ी है अगस्त से सितंबर में। कहने को तो अच्छा लग रहा है 3.3% रीसेल की एक्टिविटी बढ़ी है टोरंटो में, लेकिन जो मार्केट में इन्वेंटरी आई है बिकने के लिए वो उससे 3 गुना ज्यादा है। यानी कि लिस्टिंग्स लगभग 10% आ गई मार्केट में। तो इसको देखते हुए लगता है कि नहीं जी ये तो बहुत खराब है। अगर लिस्टिंग्स को हटा दो तो बड़ी अच्छी है, सेल 3.3% बढ़ गई। लेकिन अब लिस्टिंग अगर 10% आ गई, बेचने वाले 10 खरीदने वाले 3, तो लगता है कि मार्केट ठीक नहीं है। और 6 मंथ कंसेक्टिवली ये जो प्राइस है ये नीचे आया है। आते 4.6% सितंबर तक नीचे आ चुका था ईयर ओवर ईयर। तो ये दूसरी बात है। और ये लग रहा है अभी इस वक्त कि बायर जो है अभी साइड लाइन में अभी भी बैठे हुए हैं जब तक इंटरेस्ट रेट पूरी तरह नीचे नहीं आता, विच इज इन माय ओपिनियन इज रॉन्ग। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा नीचे आएगा तो नेचुरली प्राइजेस के ऊपर हलचल होगी। फिर वो कहेंगे जी हमसे नेगोशिएशन नहीं हो पा रही, या हमारी मर्जी का घर नहीं मिला, या प्राइस बढ़ गया। दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट। जी। और पीके जी अगर हम मार्केट की भी बात करें तो इंटरेस्ट रेट के कितने कम होने के और चांसेस है? लाइक फ्यूचर में क्या क्या होगा, कम होंगे बढ़ेंगे उसके क्या चांसेस है? अब देखो जी ये रिपोर्ट अभी मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ के ही समझता हूँ। इन सब ज्ञानी लोगों को मैं साथ चलता हूँ, उनको सुनता हूँ। ये माना जा रहा है कि बाय द स्प्रिंग ऑफ 2025 125 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद है। 75 बेसिस पॉइंट तो नीचे आ चुका है ऑलरेडी, और बाय द स्प्रिंग ऑफ 2025 125 बेसिस पॉइंट ये और नीचे आने की उम्मीद है, ये माना जा रहा है। और यानी कि जो आज ओवरनाइट रेट जो 4.25% है, ये 3% होने की उम्मीद है, जो कि बैंक ऑफ कनाडा के टारगेट पे है और जो कि ठीक है। यानी कि इसका अगर कहा जाए तो 75 बेसिस पॉइंट जो कम हुए 5 जून से लेकर अब तक, 23 अक्टूबर को
अब ये इसके ऊपर डिबेट चल रही है बहुत ज्यादा कि 25 बेसिस पॉइंट कम होगा या 50। मैंने पिछले शो में भी कहा था, फॉर्मर जो डिप्टी गवर्नर हमारे पॉल साहब, उन्होंने ये कहा है कि आई वुड रियली बेट ऑन 50 बेसिस पॉइंट। वो 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं और कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट अब 23 अक्टूबर को इकट्ठा डबल झटका लगना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी यही किया। 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका, यूएस का जो फेड्स का जो एम्प्लॉयमेंट और उनके बाकी रिटेल सेल का हाल देखो और हमारे यहाँ का भी वेज ग्रोथ वगैरह देखो, तो हालात यही बन रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट 23 अक्टूबर को शायद कम हो जाए। मेरे से अगर पूछेंगे तो मेरे को 50-50 चांस है, 50% 25 बेसिस का और 50% 50 बेसिस पॉइंट का मेरे को लग रहा है। उसके बाद 23 अक्टूबर के बाद फिर 11 दिसंबर को फिर कम होना है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि 29 जनवरी को फिर कम लगता है। ऐसे ये 125 बेसिस पॉइंट स्प्रिंग तक नीचे आने की उम्मीद है और जिसका पॉजिटिव असर रियल एस्टेट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हो नहीं सकता, जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है तो नेचुरली डिमांड भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल पीके जी। एंड एक सवाल है, इनका नाम है अभिषेक जी। तो ही सेज कि पीके जी, आई ऑलवेज लिसन टू योर शो एंड बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है, सो ही इज़ थैंकिंग यू फॉर दैट। उनका अब सवाल ये है कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक मेजर कंसर्न है कनाडा में। सो की फैक्टर्स क्या है जो कि प्राइसेस को या तो ड्राइव अप कर रहा है या फिर डाउन कर रहा है? एंड डू यू सी एनी रिलीफ फॉर बायर्स इन एनी टाइम सून, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर्स है, डू यू सी एनी रिलीफ फॉर देम? ये उनका सवाल है। ये रिलीफ देखो, अभी इनके अभी आया ना, अभी जैसे इनका एक रिलीफ आया कि 30 ईयर अमोर्टाइजेशन करी है अभी इन्होंने, दिसंबर से लागू हो रहा है 30 ईयर अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन पहले 25 साल की थी, जो 30 की कर दी। 30 की अमोर्टाइजेशन करते ही 8% इनकी पेमेंट कम हो गई। अगर पेमेंट 2000 महीना थी तो वो 1840 रह गई। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और ऊपर से जैसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, ये दूसरा रिलीफ है। अफोर्डेबिलिटी जो है अभी एक महीने के अंदर ही 161,000 से कम होकर 155,000 रह गई। 3 बार इंटरेस्ट रेट कम हुआ और ऊपर से 8% पेमेंट कम हुई 30 ईयर अमोर्टाइजेशन की। अब अगर 125 बेसिस पॉइंट और होगा तो देखिए इसका असर 1,55,000 से घट के 1,42,43,000 रह जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है, ये हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन अगर अपनी हैसियत के हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से आप बिना शर्म खाए छोटा घर ले लेते हैं तो वो आपको घर मकान 2-3 बना के दे देगा। लेकिन अगर आप अपनी हैसियत से महंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं दिखावट के चक्कर में या सिर्फ ड्रीमिंग, तो वो जो मकान खरीदोगे शायद घर से भी हाथ धो बैठोगे। तो मेरे ख्याल से कि ऐसी बात नहीं है। 5-5, 6-6 लाख के भी अपार्टमेंट मिलते हैं, 4-4, 5-5 लाख के भी हैं। एक बार छत ले लो, वो घर आपको घर कहीं बना के दे देगा। जी क्या बात है। वैसे इससे रिलेटेड सवाल भी एक है एंड ये सवाल श्रुति जी ने आपसे पूछा है एंड ये हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड है कि ग्रोइंग कंसर्न जब चल रहा है एंड एक नीड है कि 2030 तक 1.3 मिलियन मोर होम्स होने चाहिए, तो ये जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, सो व्हाट चैलेंजेस आर दे फेसिंग इन मीटिंग दिस डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या इन्हें हेल्प अप कर सकती है टू स्पीड अप दिस प्रोसेस? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कल मैंने पिछले शो में कहा था, वो बात रिपीट हो रही है कि लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि नेचुरली हॉट टॉपिक है। कल मेरा लंच था एक बिल्डर के साथ डाउनटाउन में। वो ये बता रहे थे कि 150 जो क्रेन्स हैं कंस्ट्रक्शन में लगी होती थी, आज 120 के आसपास हैं। ठीक है, यानी कि कितना मतलब हो गया, 20% क्रेन्स कम हो गई। यानी कि क्या हुआ कि हाउसिंग स्टार्ट्स कम होने शुरू हो गए। बिल्डर्स के पास बहुत बड़े चैलेंज आ रहे हैं। उनसे मेरी पर्सनल बात हो रही थी, वो कह रहे हैं इतने बड़े बड़े चैलेंज आ रहे हैं कि 1.5 साल लग जाता है अप्रूवल्स को, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। प्लस 3,50,000 से लेकर $3,55,000 तक एवरेज उनको सिर्फ सरकार को देने पड़ जाते हैं हर एक घर के पीछे, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है और परमिट्स और ये और वो। 3,50,000 अगर सरकार ले गई तो मुझे बताओ वो प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और उसके अलावा अप्रूवल में 1.5 साल लग रहा है। यानी कि उनकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई 1.5 साल के अंदर। कॉस्ट रॉ मटेरियल की बढ़ गई, लेबर की बढ़ गई, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट की बढ़ गई। इंटरेस्ट इतना हाई है, इसके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा। बिल्डर नहीं तो अगर
प्रॉफिट नहीं होगा, देखो प्रॉफिट के लिए सारे काम करते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कौन कंस्ट्रक्शन में जाएगा? अगर कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो आप देख लीजिए इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? इन्वेंट्री नहीं होगी तो प्राइस आग लगेगी फिर। तो ये तो बेसिक जो कॉज है, इसका रूट कॉज जो है वो ये है कि हमको इन्वेंटरी लानी है। और इन्वेंटरी लाने की बात तो छोड़ो, 30,000 घर कम बने हैं 2023 में। हाउसिंग, कनाडा हाउसिंग स्टार्ट फेल बाई 30,000 इन 2023। 10 से 15% तो घर बने ही कम, जो बनते थे उससे भी कम बने हैं, और हम ज्यादा बनाने की बातें कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए आप? जब तक इनको इंसेंटिव्स प्रॉपर, जैसे फर्स्ट टाइम बायर को कह रहे हैं क्या बेनिफिट्स है, बिल्डर को भी तो, डेवलपर को भी तो बनाने के लिए कुछ बेनिफिट्स, या उनको इंटरेस्ट रेट कम करो, कुछ ना कुछ तो करो, या उनको कुछ कंडीशंस डाल दो डिस्काउंट देने के बाद या इंसेंटिव देने के बाद, ताकि वो उसका जो है उसको आगे फॉरवर्ड करें मेन कंज्यूमर के पास। तो ये तो एक बहुत बड़ा ये कह रहे हैं हम 1.5 मिलियन घर बनाएंगे एक्स्ट्रा क्या, जो रेगुलर बनने हैं वो भी बनते नजर नहीं आ रहे। जी जी, तो ये तो शॉर्टेज होनी है, ये तो प्राइस बढ़ने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। एंड आई थिंक एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें भी वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू वाई मीडिया, आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड। हेलो सगरवाल जी, नमस्कार जी। ओ नमस्कार गिरीश जी, क्या हाल है? बस ठीक है सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप तो सवा कम करने को बोल रहे हैं, मुझे लगता है 1.5 तक कम हो जाएगा बड़ी जल्दी तेजी से ना। अच्छा, जी, अगर 1.5 ज्यादा कम हो गया तो फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भी तो दिक्कत है ना, ये तो सोच के सरकार ये सोच रही है गिरीश जी कि मार्केट ना तो रियल एस्टेट की गिरे और ना ज्यादा बढ़े, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है। ज्यादा गिर गई तो भी खराब है, ज्यादा बढ़ गई तो भी खराब है, इसलिए वो संभल के चलेंगे मेरे हिसाब से। और रियल एस्टेट को चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना सर। अच्छा, दूसरा मैं एक और आपकी बात से सहमत हूँ कि ये सब सरकार का वो है, जब तक ये एफर्ट वो नहीं बढ़ाएंगे ना, मास प्रोडक्शन इन्वेंट्री नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये ना यही समस्या रहेगी। और ये इनको सरकारों ये सब पैसा ही लिए जा रहे हैं इन लोगों से ना। तो और आज देखो जो कॉन्डो मार्केट के अंदर बाढ़ आई हुई है, अपार्टमेंट्स की जो इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, जिसकी वजह से टेनेंट मिलना मुश्किल हो गया और घरों की अप्रेज वैल्यू कम हो गई। ये बाउंस बैक करेगा उल्टा, देख लेना आप। क्यों ये आज, क्योंकि उस जमाने में 3-4 साल 5 साल पहले बहुत ज्यादा घर बनने शुरू हो गए थे अपार्टमेंट्स, तो आज इसके लिए मुश्किल बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अगर इंटरेस्ट रेट ना बढ़ता तो ये सारे घर कंज्यूम हो जाते। लेकिन आज जब कंस्ट्रक्शन कम चल रही है तो इसका असर 2-3 साल बाद होना और शॉर्टेज पड़नी है। पहले तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके एक्स्ट्रा इन्वेंटरी ये पूरी एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद फिर देख लेना ये शॉर्टेज फिर पड़ेगी। और ये मेरी जिंदगी बीत गई ये चीज देखते हुए हर साल। वही सब वही अगला पॉइंट वही है मेरा कि इस वक्त पूरे कनाडा में जो टोरंटो की मार्केट है, जो सेल्स और लिस्टिंग की जो रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग सबसे तगड़ी बायर मार्केट तो टोरंटो में ही है। जी बिल्कुल है। लगता है और यहाँ पर घर जो है अभी ना किराए पे चढ़ पा रहे हैं और ना कोई बेच पा रहा है, और उसकी और ना लोन ले पा रहा है, क्योंकि अप्रेज वैल्यू उसकी कम हो गई है। इसको होल्ड करना ही सबसे बड़ा, हाँ जी, वही सबसे ज्यादा जिसको नेगोशिएट करना है या सबसे बढ़िया जो कहते हैं डील है, वो टोरंटो में ही है। ये मुझे लगता है बहुत मोटे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बिल्डरों से भी और रीसेल के अंदर भी। दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत हाई है ना सर, बहुत ज्यादा हाई है। धन्यवाद, थे वो थोड़ा फंस गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल गिरीश जी। एंड वैसे कमल भाटिया जी, जब हम मार्केट की हम बात ही करें ना, नहीं जी कमल भाटिया नहीं, सॉरी सब्रवाल जी, कमल भाटिया जी को मैं पकड़ूंगा जाके शाम को आज की, तुम्हारे को सारा बहुत नाम लेती है तुम्हारे बार बार। इंटरव्यू लिस्ट देख लिया था उनको, आई एम सॉरी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने इंटरव्यू लिस्ट अभी सामने देखा था तो वो नाम अटक गया, सॉरी। कोई बात नहीं, आज शाम को ही पकड़ूंगा उनको मैं आज, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी पीके जी। नहीं सॉरी, क्या हमारे भाई का नाम लिया आपने, क्या दिक्कत है? हाँ जी। बट पीके जी, जब हम मार्केट की बात भी करें ना, तो आयुष साहब ने रिलेटेड ही सवाल पूछा था। जब एक रिपोर्ट आई ना रीमैक्स कनाडा से, जिसने कॉन्डो एक्टिविटी को एक तरीके से एग्जामिन किया था, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोरंटो में, यानी जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है, शुड ही एक्चुअली गो फॉर एट द स्टेज ऑफ टाइम कॉन्डो मार्केट्स, और क्या घर लेना चाहिए, लाइक हाउसेस लेना चाहिए, कॉन्डो पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस टाइम पे एक स्टॉप लगाना चाहिए? तो ये बात ये है कि इस वक्त घर लेना भी, अगर आपको घर मिनिमम 2.5 साल के बाद मिल रहा है तो घर भी बुक कर सकते हैं, अगर उसमें इंसेंटिव है तो।
अगर कोई बिल्डर वो कहता है जी घर 6 महीने के बाद ले लो, तो मैं नहीं लूंगा। मेरे को 2 से 2.5 साल, एंड ऑफ 26 या बिगिनिंग ऑफ 27 में अगर मिलती है पोजीशन और विद ह्यूज डिस्काउंट्स, तो आई वुड गो फॉर द हाउसेस। नहीं तो आई विल सिंपली गो टू द कॉन्डो अपार्टमेंट जिसकी क्लोजिंग 4 साल के बाद मिनिमम हो और ह्यूज डिस्काउंट मिल रहे हो। मैंने बहुत बेचे हैं पिछले हफ्ते, पिछले 10-15 दिन से लगातार बेच रहा हूँ। और ये जो है, ये आपको ये देखना बड़ा जरूरी है, क्लोजिंग लेट हो और इंसेंटिव्स ग्रेट हो, तभी बुक करो, नहीं तो मत करो। क्लोजिंग्स लेट हो, इंसेंटिव्स ग्रेट हो। वाह, आई लव दैट लाइन। आई थिंक ये लाइन हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए पीके जी। जी जी जी, क्लोजिंग लेट हो, इंसेंटिव्स ग्रेट हो, तो तभी लेना है। नहीं तो कोई बिल्डर मुझे कहता है $50,000 मैं कम कर देता हूँ, मेरी क्लोजिंग कर दो अगले महीने। उसको मैं कहता हूँ 50,000 तुम और ज्यादा ले लो, क्लोजिंग कर दो 2 साल के बाद। क्योंकि आपका टाइम हील करता है। और ये अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ो तो आपने तो सिर्फ 10% देने हैं, तो आपका पैसा वैसे मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे पीके जी, एक और वैसे सवाल आया हमारे एक लिसनर से, श्रुति है इनका नाम, इन्होंने पहले भी एक बार पूछा था आपसे। शी इज आस्किंग कि लुकिंग अहेड 2024 एंड बियॉन्ड, आपके प्रेडिक्शंस क्या है फॉर द कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग ओवरऑल? आई होप बाय द मिडल ऑफ 2025, क्योंकि 24 तो गया, श्रुति जी को कही है 24 वाली बात तो गई अब। तो अब श्रुति जी की भी उम्र 1 साल बढ़ गई अगले साल। 2025 जो है वो मिडल ऑफ 25 में आई एम एक्सपेक्टिंग ए बैलेंस्ड मार्केट। बैलेंस्ड मार्केट का मतलब हो गया कि एवरीबडी इज हैप्पी, सेलर इज हैप्पी, बायर इज हैप्पी, लेंडर इज हैप्पी, मॉर्गेज ब्रोकर इज हैप्पी, रियल्टर इज हैप्पी, इकोनॉमी इज हैप्पी, सरकार इज हैप्पी। आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द मिडल ऑफ 2025 वील बी लुकिंग एट ए बैलेंस्ड मार्केट, जो कि समझ लीजिए 3% 4% के जंप में चलती है, क्या प्राइस जंप में। जी। एंड वैसे पीके जी, ये एक्चुअली मॉर्गेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई डोंट नो इफ आई शुड आस्क, मैं पूछ ही लेती हूँ क्योंकि उन्होंने पूछा है कि रिलेटेड क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है आजकल काफी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो मॉर्गेज के चेंजेस हो रहे हैं वो कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, लाइक दैट विल नॉट इम्पैक्ट मच टू द डिमांड फॉर जो ये न्यूली बिल्ड होम्स आए हैं। इस पे आपकी वो राय जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट देखो जो मॉर्गेज का रूल जो 30 ईयर अकोमोडेशन है, इसका बेनिफिट तो है ही है। ये बात नए घरों में तो सरकार लाई है, इसका बेनिफिट है ही है। इतना इम्पैक्ट अकेला एक चीज नहीं करती ना, कई चीजों का ये मिक्सचर कहते हैं, जो मिला के चलना है ना। जैसे अकोमोडेशन आ गई, ठीक है, उसके बाद टेस्ट उन्होंने कहा जी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपका रिन्यू आ रहा, तो ये 2 बातें बड़ी अच्छी हो गई। तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और आगे भी और कम होगा, ये भी बड़ी अच्छी बात होगी। चौथा, स्ट्रेस टेस्ट के अंदर जो 2% का ऐड करते थे वो, उसको अगर कम कर दें तो इसका सोने में सुहागा हो जाएगा। मुझे लगता है वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन नाउ। जी जी। एंड एक फाइनल सवाल है हमारे एक लिसनर का, वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड। ही इज लाइक, कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग इमिग्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, हाउसिंग जो डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है। आपके क्या राय है इसमें? डू यू ब्लेम द गवर्नमेंट और द इमिग्रेंट्स फॉर द हाउसिंग क्राइसिस? देखो, मैं तो ये अपना खुद का कसूर कहूंगा। इंटरेस्टिंग। क्योंकि बात ये है कि हम ब्लेम सबको देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर क्यों नहीं झांक के देखते हैं कि हमने क्या किया। देखो, मैं मानता हूं सरकार का भी गलती हो सकती है, मैं मानता हूं कि भाई इकोनॉमी की गलती, हालात की गलती, लेकिन क्या हमने माना कि मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती हो सकती है, वो नहीं हमने सोचा। मैंने सेविंग करी, नहीं करी, मैंने फजूल खर्ची करी, मैंने जैसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से की, नहीं करी, मैंने जो है अनाप शराब उल्टी सीधी जगह खर्च कर दिए। फिर मैं क्या अपने आप को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा उस गलती के अंदर, खुद को भी, कि मेरी भी गलती थी। मेरी बात, मैं पॉइंट जो बताना चाहता हूँ वो मैं समझा सका कि नहीं समझा मुझे नहीं पता। मेरा तो कहने का यह है कि अपने अंदर भी झांक के देखें। देखो, इस गिरती मार्केट, खराब मार्केट, खराब ऑर्गेनिक के अंदर कई लोग बुरी तरह फंस गए और कई लोग कमा गए। अब ये इकोनॉमी, हालात, सरकार सबके लिए एक थी ना, पर कुछ कमा गए, कुछ गवा गए, ये क्या कहानी हुई है?
देखो बात ये होती है कि आपको सबसे पहले आपका जो धर्म है, जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि आप खुद क्या कर रहे हैं पहले इसके ऊपर ध्यान दो। जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, ये तो नहीं ना मेरे लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। पर मैं क्या कर रहा हूं? अब आपको मैं एक छोटी सी खबर देता हूं जी। अभी लोअर इनकम हाउस होल्ड सबसे ज्यादा शॉक उनको लगा इंटरेस्ट रेट बढ़े तो, ठीक है ना, उनकी बाइंग पावर बिल्कुल खराब हो गई। और जो ऑन द अदर हैंड जो वेल्दियर हाउस होल्ड हैं उनमें 20% उनकी जो है बाइंग पावर 21% बढ़ गई, सिर्फ 20%। बाकी के 80% भी तो वेल्दी थे ना, उनकी तो नहीं बढ़ी। उनके प्लान गलत हो सकते हैं ना, उनका दिखावा कुछ ज्यादा हो सकता है ना। प्लानिंग ढंग से है। मैं सरकार को ब्लेम दूंगा, ठीक है, मैं हालात को ब्लेम दूंगा, ठीक है, मैं जैसे कहते हैं इकोनॉमी को ब्लेम दूंगा, ठीक है, पर मेरे अंदर इतना भी तो दम होना चाहिए कि मैं अपने आप को भी तो ब्लेम करूं। जी। ठीक है ना। जब हैव यू सेव्ड फॉर द रेनी डे? नहीं, सरकार 2,000 दे रही थी तो हम गुलछोड़े उड़ा रहे थे और क्रूज में जा रहे थे। अब जब वापिस देने पड़ गए तो मौत पड़ रही है। और वही दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसको पैसे को संभाल लिया, जोड़ लिया और उससे कमा लिया। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है सारा कि भी हम क्या कर रहे हैं। मैं मेरे को लगता है कि मैं शायद अपनी बात को मैं रख सका आपके आगे। नहीं बिल्कुल पीके जी, एक्चुअली दिस डज मैटर, क्योंकि हम लोग हमेशा यही करते हैं कि जो आसपास होता है एक्सटर्नल चीज़ों को, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि एक्चुअली में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जनरली वी टेंड टू ब्लेम दैट इंस्टेड ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, और मैं ये भी अक्सर कहता हूँ कि अगर आपकी आदत ठीक नहीं थी या आप प्लानर नहीं थे तो अभी ठीक कर लीजिए ना। कौन सी जिंदगी आपने हाथ से निकली जा रही है जी। अपनी आदत को अभी सुधार लीजिए, दिखावा अभी कम कर दीजिए, फजूल खर्चे अभी कम कर दीजिए, और ये मल्टीप्लाई होकर वापस ऐसा टाइम लाएगी कि आप खर्च करोगे तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे। देखो, जब एक इंसान 10% सेविंग की मैं आदत डालने के लिए बोलता हूँ तो उसको मौत पड़ती है, उसे होते नहीं है। जब एक साल वो 10% सेविंग कर लेता है ना तो अगले साल उसको आदत पड़ जाती है। तो उसके बाद वो 15% भी सेविंग शुरू करता है, 20% भी। एक ऐसा टाइम आता है जो कि मेरे टाइम पे भी आया है कि आपके 90% सेव हो जाते हैं, 10% खर्च नहीं होते, क्योंकि जो 10% आपने सेव किए थे वो इतने मल्टीप्लाई होते जाते हैं कि आपके खर्च करने की आदत तो वही हो गई पर इनकम ज्यादा हो गई। है ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है, थोड़ा सा रफू करके देखिए तो फिर से नहीं लगेगी, जिंदगी ही तो है। थोड़ा सा रफू करके देखिए, थोड़ा रिपेयर करिए, जिंदगी है, फिर नहीं लगेगी आपको। जो गलतियां करी निकल गई, आप आज ही सुधर जाइए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं दे आर नेवर फाइनल, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हर रोज चाहिए, हर रोज इम्प्रूवमेंट चाहिए। जब आप एक पैंट को खरीदने के लिए तरसते थे, जब आपकी सेविंग स्टार्ट हुई तो आपके पास चॉइस ही चाहिए, जितनी मर्जी खरीद लीजिए कपड़े। तो ये पहले शुरुआत तो करिए। जब आप जोड़ ही नहीं रहे, फजूल खर्चे कर रहे, तो कहते हैं ना बुढ़ापे में ऊपर वाला संभाल लेगा। अरे बुढ़ापे में ऊपर वाला संभाल लेगा, पर जवानी में क्यों नहीं संभाला उसने? बुढ़ापे में तुम्हें ज्यादा अच्छा है वो, तुम्हारे को तुम उसको ज्यादा अच्छे लग रहे हो क्या? जवानी में क्यों नहीं संभाला उसने? ये सिर्फ अपने आप को खुश करने का तरीका है। हमारे बच्चे हमें संभाल लेंगे। हाँ जी। तुमने अपने माँ बाप को क्यों नहीं संभाला था भाई? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर किड्स? और अगर मान लो तुमने संभाला भी था तो व्हाई टू डिपेंड ऑन द किड्स? ये सिर्फ एक बहाने है, कुछ नहीं है। सारा बड़ा अच्छा लगा। बस जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू मे कॉन्टेक्ट मी 647-299-4757 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच पीके जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप हमेशा हर वेंसडे आते हैं, एंड फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट टू वाई मीडिया, टू ऑल ऑफ अस, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आपसे नॉलेज जो हम गेन करते हैं, आपसे जो दिल की भी बातें गेन करते हैं ना, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर सर, थैंक यू। पीके सब्रवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल जी जुड़े हुए थे। ढेर सारी रियल एस्टेट की बातें करी, ढेर सारी बातें जो है दिल तक पहुंची, दिमाग तक भी पहुंची, एंड काफ़ी सारे अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो भी दिए थे।
एनीवेज बातों का सिलसिला बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ और अपडेट्स आप तक जरूर शेयर करेंगे, लेकिन एक गाने के बाद सुनते रहे रेडियो वाई।